राजा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उनके पास फूलों के बाग होते थे। उस बाग में वो लोग गुलाब के फूल, मोगरे के फूल, लिली के फूल, गेंदे के फूल, ऐसे हर तरह के फूल उगाया करते थे। मार्केट के सारे फूल वाले लोग उसी के पास आकर फूलों को खरीदा करते थे। और तो और, शादी ब्याह फंक्शन इवेंट वगैरह भी अगर चलते थे, वो लोग भी राजा से ही आकर फूलों को खरीदा करते थे, क्योंकि राजा बहुत ही इंसाफ से काम किया करता था। राजा का काम बहुत ही अच्छे से चलता गया, जिससे उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती गई। लेकिन उसी गांव में गिरिधर नाम का एक और आदमी रहता था, जो कि राजा की कामयाबी को देखकर बिल्कुल ही सह नहीं सकता था। हमेशा यही बात सोचता रहता था कि किसी भी तरह राजा का काम मुझे कम करना ही पड़ेगा। इतना सोचकर गांव में कुछ कम कीमत में जमीन खरीद लेता है और तरह तरह के फूलों के पौधों को खरीदता है। बल्कि वो सिर्फ यहाँ के नहीं, फॉरेन कंट्रीज से हाइब्रिड फूलों के पौधे भी मंगवाता है और फिर उनका अच्छे से देखभाल करता है। ये सब कुछ काम उसका सिर्फ 6 महीनों में ही पूरा हो जाता है। उसके इतने सुंदर से फूलों को देखकर गांव के सभी लोग राजा से नहीं बल्कि गिरिधर से फूलों को खरीदने लगते हैं, जिससे राजा के फूल ऐसे ही बच जाया करते थे। आधे दाम में भी राजा बेचने की बड़ी ही मुश्किलों से कोशिश करता था, जिससे उसको बहुत कम फायदे मिलने लगे और उसका काम भी धीरे धीरे कम होता गया। ये सब देखकर राजा चिंतित होता है और फिर उसकी पत्नी से एक बार इस तरह से बात करता है। पहले तो इस गांव में हमारे काम को देखकर कोई भी हमसे जलता नहीं था, लेकिन आजकल तो दूसरे काम करने वाले सारे व्यापारी भी फूलों का ही व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। अब अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा काम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा मल्लिका। ये बात सोच सोच कर ही मेरी धड़कनें तेज होती जा रही है। अरे चुप हो जाओ जी, हर छोटी छोटी बात पे ऐसे ही परेशान हो जाते हो आप। आपके बाप दादाओं ने सभी ने यही काम किया है। अरे आपको ना छोड़कर गांव वाले लोग किसी के पास नहीं जाएंगे। देखते रहना, आप सारे के सारे वापस आप ही के पास आएंगे। आप ना चिंता ना कीजिए, आपके व्यापार को कोई धोखा नहीं है, मैं कहती हूँ। पत्नी के इतने बोलने और समझाने के बाद भी राजा का मन शांत ही नहीं हो रहा था। मन ही मन उसको बहुत ज्यादा उदासी और बहुत ही ज्यादा हार की तरह महसूस हो रहा था। उनके फूलों के बाग जो होते थे, वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर परिंदे, खूबसूरत तितलियां और तो और शहद देने वाली मक्खियां भी उनके फूलों के ऊपर आकर बैठा करते थे। और इस सुंदर से नजारे को देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश भी हुआ करता था। बहुत देर तक ऐसे ही फूलों के बाग में बैठकर फूलों को देखा करता था और वो सुंदर नजारों को देखकर अपने मन को बहुत ज्यादा शांति दिया करता था। इसी तरह उस दिन भी अपने फूलों के बाग में जाकर बैठ जाता है, सुंदर सी तितलियों को देखता है, छोटी छोटी चिड़ियों को, प्यारे से परिंदों को, कीड़ों को, पत्तों को, ऐसी बहुत सारी चीजों को देखता हुआ बैठ जाता है। बचपन में उसके बाप दादाएं जो कहानियां उसको सुनाते थे, उन अच्छी अच्छी कहानियों को याद करता था और उसकी माँ के साथ उसी बाग में खेलना और माँ का ढेर सारे उसके साथ बातें करना, ये सभी के सभी चीजों को याद करता हुआ आंखों से उसके आंसू भी गिरने लगे और उसका वो आंसू एक फूल पर गिर जाता है। बहुत देर तक ऐसे ही उदास रहकर बैठा रहा, फिर उससे रहा नहीं गया और फिर उठकर घर वापस चलना शुरू करता है। इतने में उस फूल पर जो उसका आंसू गिरा था, उसी फूल से एक प्यारी सी तितली उड़कर उसकी तरफ आने लगती है। जहां तक राजा जा रहा था, वो तितली उसके पीछे पीछे आने लगी, लेकिन ये बात राजा को पता नहीं थी। राजा को घर को आते समय जो रास्ता होता था, वहीं से एक ट्रक गुजर रही थी और उस ट्रक में राजा के ही बाग के सारे फूल भरे हुए थे और वो ट्रक दूसरी जगह जा रही थी। राजा को ऐसे वहां से आता हुआ देखकर वो ट्रक वाला अपनी ट्रक को रोक देता है और फिर राजा से बात करता है। अरे राजा बाबू, वो फंक्शन हॉल वाले हैं ना, किसी और व्यापारी से फूल खरीद चुके हैं ऐसा नहीं पता चला है मुझे। और तो और उन्होंने मुझसे बोला है कि ये सारा लोड वापस कर दूं। अब बोलिए राजा बाबू, इन फूलों का क्या किया जाए। उस आदमी के जुबान से ये बात सुनकर तो
राजा की तो धड़कनें ही रुक गई थी। इतनी बात कहकर वो ट्रक वाला वहां से उस ट्रक को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब तक तो राजा को बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि उसका काम थोड़ा बहुत रुक रहा है, जिससे उसको बहुत कम फायदे मिल रहे हैं। लेकिन ये देखकर तो अब उसने ठान लिया था कि आज के बाद उसका धंधा या उसका व्यापार पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है। दुख भरे मन से आंखों में आंसू के साथ अपने घर पहुंचता है और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। राजा के साथ साथ वो प्यारी सी तितली भी उसके घर पहुंच जाती है। मल्लिका, जिस बात का मुझे डर था आज वही हो गया। हमारी फूलों की ट्रक वापस आ चुकी। मल्लिका, आज के बाद हमारे फूलों से किसी को कोई काम नहीं। वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे और मैं ये देख नहीं सकता। ये सब कुछ मेरी मेहनत है मल्लिका। ये लो, आप तो फिर से हिम्मत हार गए। अरे, वो लोग नहीं खरीदे तो क्या हुआ, किसी और को बेचेंगे ना। अरे पगली, अगर हम खुद जाकर अपने फूलों को बेचना चाहेंगे तो वो लोग हमें इसका आधा दाम भी नहीं देंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जितने भी लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह कैसे निकलेगी, और जो खर्च हमारे फूलों की बाग पर लगता है वो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे गुजरेगा और बच्चों की पढ़ाई, ये सब कैसे होगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब हम फूलों का बाग नहीं बल्कि कोई और ही पिखाई करेंगे। मुझे लगता है ये काम और नहीं चलेगा। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं जी? उन फूलों में तो आपकी जान बसती है ना। अरे तो फिर मैं क्या करूं? काम वालों से कह दो कि फूलों के सारे पौधों को काट दे। नहीं नहीं, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। इतनी प्यारी सी और इतनी मीठी सी आवाज उनको कहां से सुनाई दी, ये देखने के लिए दोनों पति पत्नी इधर उधर ढूंढने लगे। तभी एक प्यारी सी तितली उन दोनों के बीच में आती है और जितनी वो लग रही थी उससे कुछ ज्यादा बड़ी हो जाती है। और फिर उस तितली को ऐसे बदलता हुआ देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी वो प्यारी सी तितली अपनी प्यारी सी आवाज में उनसे बात करती है। कई सालों से मैं तुम्हारे ही फूलों की बाग में रहती हूँ और मुझे वो फूलों का बाग बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के फूल, उनके पास आने वाली छोटी छोटी तितलियाँ कितनी सुंदर होती है ना। और तो और शहद की मक्खियाँ, छोटे छोटे परिंदे, उन सबको भी तो तुम कितना प्यार देते हो। फूलों के किसी भी पौधे को तुम कोई दवाई नहीं देते, अपने प्यार से उनका पोषण करते हो। और इसी को देखकर उस फूलों के बाग से मुझे भी तो प्यार हो गया है। इस बात को मेरा मन स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम इस बाग को ही खत्म करने वाले हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बाग से मुझे भी बहुत प्यार है और उसी बाग की वजह से आज तक मैं और मेरा परिवार सुख और शांति के साथ जीते रहते थे। लेकिन आज हमारे उसी बाग के उसी सुंदर से फूलों को खरीदने वाला कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा, तो यही है तुम्हारी समस्या। ठीक है राजा, मैं तुमको एक बीज दूंगी और वो कोई मामूली बीज नहीं है। ये तो तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देगी। उसको ले जाओ और अपने फूलों के बगीचे के अंदर गाड़ दो। फिर देखना उसका कमाल। तरह तरह के सुंदर से फूल उगेंगे और वो इतने सुंदर लगेंगे कि किसी और के बाग में तुम्हें कहीं नजर ना आएंगी। उसकी खुशबू से लोग तो पागल ही हो जाएंगे। देखना, सारे लोग तुम्हारे बाग पर टूट पड़ेंगे उनको खरीदने के लिए। इतनी बात कहकर वो प्यारी सी तितली राजा के हाथ एक बीज देती है और फिर वहां से वापस उसी फूलों के बाग में चली जाती है। राजा और मल्लिका ये सब देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और फिर वो तितली ने उनको जो बीज दी थी, राजा अपने बाग में जाता है और उसको
मिट्टी के अंदर गड़ा देता है। दूसरे दिन सुबह जाकर अपने फूलों के बाग में देखते ही वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके फूलों के बाग में इतने प्यारे, सुंदर से और उसकी खुशबू तो दूर दूर तक पहुंच रही थी। ये प्यारे से फूलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसकी खुशबू इतनी तेज थी और इतनी दूर तक पहुंचती थी कि गांव के सारे लोग उसके बाग के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए खास तरीके से जाकर उसके बागों के फूलों की खुशबू लिया करते थे। एक बार की बात है। क्यों रे राजा बाबू, कितने सुंदर फूल है। अरे वाह, इसकी खुशबू भी तो कितनी अच्छी है। और बेटा, क्या मुझे इसके अंदर से एक फूल देगा? मैं अपने बालों में सजाऊंगी, कितना सुंदर लगेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सारे के सारे फूलों के पौधे ना मेरे पति फॉरेन से मंगाए हैं। जिसको जितने चाहिए खरीद के ले जा सकता है। अरे मल्लिका, चुप हो जा। मेरी बड़ी माँ जैसी है, अब इनसे क्या पैसा लेना। अरे बड़ी माँ, एक नहीं 2-2 फूल लेकर जाओ। राजा इतनी बात कहकर उस औरत को 2 फूल निकाल कर दे देता है। ऐसे ही जो कोई भी आकर उसके बाग के वो सुंदर से फूल मांगता था, सारे लोगों को एक एक फूल निकाल कर दिया करता था। और वो लोग उस फूल को अपने बालों में लगाते और जहाँ भी वो लोग जाते, उसकी प्यारी सी खुशबू से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। और तो और उनसे पूछा भी करते थे कि इतने सुंदर और इतनी अच्छी खुशबू वाले फूल तुम्हें कहाँ मिलते हैं। ये बात सुनकर तो सारे लोग बोला करते थे कि ये फूल तो हमारे राजा के बाग के हैं। और ये बात इस मुंह उस मुंह पूरे गांव तक पहुंच जाती है। राजा के फूलों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे और जितने में वो बेचना चाहता है उतने पैसे भी उसको दिया करते थे, जिससे राजा का ये काम बहुत तेजी से फिर से चलने लगा। सिर्फ घर के औरतें ही नहीं, बल्कि दूर दूर से जिनके भी घर में कोई शादी ब्याह, फंक्शन वगैरह, इवेंट वगैरह होते थे, वो लोग भी आकर राजा के बागों के फूल ही खरीद कर ले जाया करते थे। थोड़े ही दिनों में दोबारा से राजा ढेर सारा पैसा कमाने लगा। ये सब ना उसी जादुई तितली की वजह से हुआ है। भगवान शायद मेरी मेहनत को देख रहे थे। मेरी सहायता करने के लिए उस प्यारी सी जादुई तितली को मेरे पास भेज दिया। क्या कहती है तू? हाँ जी हाँ, आप ना बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपका दिल और आपकी मेहनत दोनों को भगवान ने देख लिया, इसीलिए तो हमेशा भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। अपनी जिंदगी को लेकर राजा और मल्लिका बहुत ज्यादा खुश तो थे और हर पल उस जादुई तितली का मन ही मन धन्यवाद करते रहते थे। धीरे धीरे उनका काम इतना बढ़ता गया कि बहुत दूर दूर से लोग उनके बाग के फूल खरीदने के लिए आ जाया करते थे। और उसी गांव में रहने वाला गिरिधर, जो कि राजा का काम पूरी तरह से रोकने की पूरी चाल चलता था, वो आदमी राजा की इतनी बड़ी कामयाबी को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। सोचता है कि इस बार मैं कोई ऐसा धमाल करूंगा और ऐसा मार मारूंगा जिसको खाकर ये राजा दोबारा कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना सोचकर अपने कुछ लोगों को यानी कि गुंडों को उसके फूलों के बाग में भेजता है और उनके हाथ ऐसी जहरीली दवाई देता है जिसको डालने के बाद बाग के सारे फूल और वो फूलों के पौधे भी मर जाएंगे और उसकी खेती दोबारा नहीं होगी। ये सोचकर वो काम तो करवाता है और दूसरे दिन सुबह रोज की तरह अपने बाग में जाता है। गिरिधर की तो होश खराब हो जाती है, क्योंकि उसके बाग में जितने भी फूल थे और जितने भी फूलों के पौधे थे, वो सारे के सारे नीचे गिर पड़े हुए थे। ये देखकर बहुत जोरों से रोने लगा। फिर उसको शक हुआ था कि राजा का बाग कैसा होगा। जाकर देखते ही उसको ये बात पता चली थी कि राजा का बाग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वो पहले था। इतना ही हरा भरा, उतना ही खूबसूरत और उतना ही खुशबूदार, तरह तरह के रंग बिरंगी फूलों को देखकर और ज्यादा जलने लगा। लेकिन उसके बाद भी वो राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। और इधर राजा इंसाफ के साथ अपना काम करता था और जितने फायदे उसको मिलते थे उसमें सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि उसके पास जितने भी काम वाले थे उन सारे लोगों की बड़ी सहायता करता हुआ हमेशा उनका साथ देने लगा। और इस तरह
उसकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो गई थी।